सेकेंड ईयर आज हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, जो कि इस टॉपिक प्रैक्टिकल SHM सिस्टम्स का दूसरा सिस्टम है, क्योंकि पहला सिस्टम था मैस अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। अब बच्चे सिंपल पेंडुलम की ये जो डायग्राम है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक डायग्राम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना। शायद ये PDF आने की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर बुक पे मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक बन के आएगी। बहरहाल आपने इसको फोकस नहीं करना, मैं साथ साथ बनाता रहूँगा, आपने वो नोट कर लेनी है जी। तो बच्चे सबसे पहले सिंपल पेंडुलम में होता क्या है, एक ये वाली सपोर्ट के साथ हम एक रस्सी को लटका देते हैं और उसके साथ एक बोब जोड़ देते हैं। इसको क्या बोलना है, बोब। ये बेसिकली मैस होता है M, ठीक है, इसको हमने जोड़ देना होता है। तो ये बात लिखी हुई है कि मैस M है, वो सॉलिड बोब होता है, सस्पेंड कर देना है फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, ठीक है। रिजिड सपोर्ट ये ऊपर वाली है, रिजिड कहते हैं सख्त या हार्ड को, सपोर्ट कहते हैं एक सपोर्ट देने के स्ट्रक्चर। थ्रू लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये जो रस्सी होगी बच्चे ये लाइट यानी हल्की होनी चाहिए, इतनी कोई भारी या मोटी नहीं लेनी, और इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी इन एक्सटेंसिबल का मतलब है नॉन इलास्टिक, ये लचकदार नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई लचक नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मैस या बोब की जो पोजीशन है वो कहलाएगी मीन पोजीशन, ठीक है, और मीन पोजीशन को O का हम नाम दे देते हैं, ओके। अब बच्चे आप ऐसा करो कि इस बोब को इस मीन पोजीशन से हटाओ और इस एक्सट्रीम पोजीशन को इस बोब या इस मैस को ले जाओ, ठीक है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चे इस एक्सट्रीम पोजीशन का नाम P होगा, ऑलराइट। ऐसा करता हूँ, ये मैं ऊपर लिखता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन P, क्योंकि नीचे मुझे ना बाद में ज़रूरत पड़ेगी जी। तो बेटे ये लिख ली मैंने, ये एक्सट्रीम पोजीशन P है, और यहाँ पर लाकर आपने ये छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है। बच्चे एक और चीज़ आपने देखनी है कि ये मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान एक छोटा सा एंगल थीटा भी बन रहा है। नाउ जब आप इस पोजीशन पर इस बोब को रिलीज़ करते हैं ना, सो ये बोब यहाँ से वापस मीन पोजीशन की तरफ रास्ता पकड़ता है। और ये वापस क्यों जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ ले जा रही होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। और बच्चे बाकी वही चीज़ है जो हमने लास्ट सिस्टम में पढ़ी थी कि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस इस मीन पोजीशन पर तो पहुँच जाएगा, लेकिन ये इनर्शिया की वजह से यहाँ पर नहीं रुकता, बल्कि ये दूसरी एक्सट्रीम यानी इस पोजीशन पर मूव कर जाता है, और जब यहाँ पर पहुँचता है तो दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ जाता है, अगेन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और यूँ ये बार बार इस मेन पोजीशन के गिर्द घूमता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा जी। तो बेटे ये सारी बातें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पैराग्राफ में समझनी है, पढ़नी है। अब बच्चे बात मज़ीद थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है अगर आपको अच्छे समझ ना आए, लेकिन गौर कीजिएगा। देखिए ये जो रस्सी है, हम इस एक्सट्रीम पोजीशन को मज़ीद समझना चाह रहे हैं। ये जो रस्सी है इसके अंदर आपको पता ना एक फ़ोर्स ऊपर की तरफ लगती है जिसको हम टेंशन T की फ़ोर्स बोलते हैं। और बच्चे इस मैस का जो वेट होगा वो ज़ाहिर है नीचे की तरफ लगेगा ना, तो नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट, नीचे की तरफ। आप इसको क्या बोलेंगे, वेट बराबर किसके होता है, mg के बराबर होता है। सो बच्चे आप इस वेट को mg यहाँ पर लिख दें, वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। अब बच्चे आपने क्या करने हैं, इस mg जो वेट है ना उसके कंपोनेंट बनाने हैं। यहाँ पर जैसे अगर मैं मिसाल दूँ ना, जैसे लेट सपोज़ आपके पास इस तरह से एक फ़ोर्स लगी हो, ऐसे पड़ी हो, ठीक है, इस तरह से, और आप इसके दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते हैं और एक बेटा वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं। इसी तरह से ये mg का भी कंपोनेंट बनाना है। सो एक कंपोनेंट बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसे, और एक कंपोनेंट बनेगा बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब बच्चे इसके ये वही वाले कंपोनेंट है, जस्ट मैंने कलर चेंज किया और थोड़ा बड़ा बनाया ताकि समझ आए। और बात गौर से सुनिएगा। लेट सपोज़ ये आपको याद है ना, ये मैस का नीचे की तरफ वेट लग रहा है और ये लाइन है mg की, ये ब्लू वाला वेक्टर डायरेक्शन। लेट सपोज़ आपके पास एक वेक्टर है फोर्स, ठीक है, और आप इसके दो कंपोनेंट्स बनाते हो। सो आप किस तरह से बनाओगे, एक फोर्स का ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Fx जो कि F cos थीटा होता है, और एक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होता है F sin थीटा।
ऐसे ही कंपोनेंट बनाते हो ना, लेकिन मान लेते हैं कि अब मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, ये है फोर्स की बजाय एक वेक्टर mg वेट। नाउ मैं इसके दो कंपोनेंट बनाता हूँ। बच्चे ये जो नीचे वाला होगा इसका नाम होगा mg कोस थीटा, जैसा कि फोर्स कोस थीटा, एफ कोस थीटा, तो mg का है तो mg कोस थीटा। और साथ में एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसका नाम होगा mg साइन थीटा। ऑलराइट, अब हमें ना इस mg ये जो वेक्टर है इसके ये वाले दो कंपोनेंट बने, एक ये वाला और एक ये वाला। मुझे नहीं पता कि mg कोस थीटा कौन सा है और mg साइन थीटा कौन सा है, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोशिश करनी है कि ये पता करूं। कैसे बच्चे, आपको पता है ना यहाँ पे एंगल बनता है थीटा। सुनाओ गौर से देखिएगा, मुझे इस mg वेक्टर जो है ना इसका एक हेड है और एक इसकी टेल है, उसके टेल के साथ एंगल बन रहा है थीटा। सो मैं इधर आता हूँ वापस अपनी इस डायग्राम में, mg का ये देखें ये हेड है और ये टेल है, तो इस टेल के साथ थीटा बना लेना है मैंने। ठीक, नाउ थीटा के सामने, थीटा के ऐसे सामने जाएंगे तो कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, mg साइन थीटा। तो मैं इस थीटा के ऐसे सामने जाता हूँ तो ये कंपोनेंट है, तो ये नाम क्या होगा, mg साइन थीटा। तो ये नाम मुझे मिल गया, ये है mg साइन थीटा का कंपोनेंट। ठीक है, अक्सर टीचर वैसे बता देते हैं कि ये mg साइन थीटा है, बच्चे को नहीं पता कि वो कैसे आया। अब दूसरा जो एक ही बचा है तो वो जाहिर है वो क्या होगा, mg कोस थीटा होगा। सो अब इनको डायरेक्शन देने की बारी है। डायरेक्शन कुछ यूँ होगी कि ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ना, ये टेंशन है ऊपर की तरफ, तो इसके ऑपोजिट होगा ये mg कोस थीटा यानी नीचे की तरफ। ठीक है, और ये डायरेक्शन बनेगी इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ। चले ऐसा करते हैं, उसके कोने पे डायरेक्शन लगाते हैं, यानी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और ये mg साइन थीटा इस डायरेक्शन बनेगा क्योंकि ये डायरेक्शन की तरफ ही लग रही है रीस्टोरिंग फोर्स, इस तरह से सेम टू सेम, तो डायरेक्शन इस तरफ बनेगी। और ये हमारे पास वो कंपोनेंट कंप्लीट हो गए। तो अब कहने की बात है कि मेरे पास ना दो कंपोनेंट आए हैं, एक बचे mg कोस थीटा और एक आया mg साइन थीटा। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव कंपोनेंट। इफ़ेक्टिव कंपोनेंट, इफ़ेक्टिव कंपोनेंट का मतलब होता है कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कि काम का है, जो कि इफ़ेक्ट कर रहा है। सो गौर से देखें बच्चे, ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है यानी mg कोस थीटा, ये इस टेंशन के बिल्कुल एक सीधी लाइन में जा रहा है। क्या बॉडी टेंशन की वजह से, क्या बॉडी ऊपर को जा रही है, बिल्कुल नहीं, बॉडी तो इधर को जा रही है ना, तो बॉडी ऊपर नहीं जा रही, यानी टेंशन के ऑपोजिट वाला जो कंपोनेंट है वो किसी ना काम का है, यानी वो बेकार कंपोनेंट है। तो पीछे बचता है mg साइन थीटा। mg साइन थीटा किधर को लग रहा है, इधर। बॉडी किधर को जा रही है, वो भी इधर को जा रही है, मीन पोजीशन की तरफ। तो अगर बॉडी भी उधर को जा रही है और mg साइन थीटा भी उधर को ही लग रहा है, तो इट मीन mg साइन थीटा काम कर रहा है। तो आपका जो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा है, mg साइन थीटा। नाउ एक MCQ क्लियर करता हूँ। आप देख रहे हो कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये इधर को ही लग रही है और mg साइन थीटा भी उधर को लग रहा है। इट मीन जो mg साइन थीटा का कंपोनेंट है ना बच्चे, वही रीस्टोरिंग फोर्स है, वही कंपोनेंट काम कर रहा है एज आ रीस्टोरिंग फोर्स। एग्जैक्टली, ऑलराइट। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि जो रीस्टोरिंग फोर्स यानी F है वो किसके बराबर है, mg साइन थीटा के, mg साइन थीटा के। और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इसकी रीज़न लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है ना, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ बॉडी को लेकर जाती है, इस वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है, क्योंकि हम बॉडी को लेकर जाते हैं दूर और रीस्टोरिंग फोर्स लेके आती है करीब, ऑपोजिट। ऑपोजिट होने की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स में हमेशा नेगेटिव आता है। जी तो बच्चे, ये सारी बातें यहाँ से लेकर ना यहाँ तक लिखी हुई हैं और उसमें बताया भी गया है कि जो mg कोस थीटा है और जो टेंशन है ना वो सेम लाइन है, ऑपोजिट है और वो कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, उन पर कोई असर नहीं हो रहा, इफ़ेक्टिव नहीं है। जबकि mg साइन थीटा जो है ना वही इफ़ेक्टिव है और वो रीस्टोरिंग फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है और ये इक्वेशन वही है। ओके बच्चे, अब आपको सेकंड लॉ पता है ना न्यूटन का, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज़ फोर्स F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब ये दोनों इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं, इक्वेशन 2 इसको कह देते हैं। दोनों इक्वेशन में बेटा ये फोर्स की इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशन की ये जो राइट हैंड साइड है ये वाली और ये वाली, ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, सो ऊपर वाली साइड है नेगेटिव ऑफ mg साइन थीटा
नेगेटिव ऑफ एम जी साइन थीटा, वो बराबर होगी इस साइड के यानी एम ए के। अब कुछ चीज़ कट हो रही है, दैट इज़ मैस कैंसल विद मैस, तो पीछे बच जाएगा इस साइड पर एक्सेलरेशन ए और इस साइड पर बच जाएगा नेगेटिव जी साइन थीटा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन को भी हम बॉक्स कर लेते हैं यहाँ पर जी। तो बच्चे अब एक बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात, अगर ये जो थीटा एंगल, मैं आपको याद करवाता जाऊँ, ये थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, ये थीटा एंगल, अगर ये थीटा एंगल बहुत स्मॉल हो तो लिख लेते हैं कि अगर ये थीटा एंगल वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एंगल होगा ना, सो आप क्या देखते हो कि जब हम उस छोटे से थीटा एंगल का साइन लेते हैं ना, सो वो तकरीबन उसी एंगल के बराबर आता है, यानी साइन थीटा का जवाब उसी थीटा के बराबर है। और ये कब कहानी हो रही है, जब थीटा एंगल बहुत छोटा, बहुत स्मॉल हो। सो उस केस में ये जो साइन थीटा है ना, इस इक्वेशन में ये तकरीबन थीटा ही बन जाएगा। सो हमारी इक्वेशन में क्या रह जाएगा, ए एक्सेलरेशन रह जाएगा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी, ये वाला, और बचे साइन थीटा बन जाएगा सिर्फ थीटा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी इस चीज़ को अप्लाई करने के बाद। और ये बात बचे आपको इस टेबल से साबित हो जाएगी। कैसे कि साइन थीटा आपने लेना है छोटे एंगल का, वो तकरीबन थीटा के इक्वल होगा। लेकिन एक बात जो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो इस थीटा एंगल को ना डिग्री में ले लेते हैं, जबकि आपने ऐसे यूनिट रेडियन में लेना है। सो प्लीज़ फोकस, अगर मैं थीटा डिग्री में लेता हूँ, लेट सपोज एक रैंडम वैल्यू 5 लेता हूँ, लेकिन अगर मैं उसका साइन करता हूँ तो जवाब आता है 0.087। आप कहेंगे ये तो बराबर ही नहीं है। बिल्कुल बराबर नहीं होने, क्योंकि थीटा आप डिग्री में ले रहे हो। लेकिन अगर आपने थीटा रेडियन में लिया होता तो 5 डिग्री को रेडियन में तब्दील करते तो ये वैल्यू आती 0.0873। और अगर मैं थीटा रेडियन में जो थीटा ना उसका साइन लूँगा ना, तो जवाब क्या आएगा, ऑलमोस्ट सेम 0.0872, ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल रहेगा। सो आपने ख्याल करना है कि थीटा किस में लेना है, रेडियन में। तो ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया है ये प्रूव्ड हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तो अभी तक हम अगले पेज पर आ चुके हैं और हम इस इक्वेशन को नोट डाउन कर चुके हैं। लेकिन बच्चे इसमें बुक में एक मिस्टेक है कि साइन थीटा को नियरली 0 बोला गया, जबकि ये गलत है। साइन थीटा नियरली थीटा बोला जाना चाहिए जी। तो बच्चों अभी यहाँ तक समझने के बाद हम आगे मूव करते हैं। ओके, नाउ आप कंसीडर करें एक इस तरह का सर्कल। आपको पता है ना, सर्कुलर मोशन आपने समझी हुई है। तो इस सर्कल के एक सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसका एक बच्चों रेडियस ड्रा करते हैं। तो ये रहा उसका एक रेडियस, ठीक है। और एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक हम बना लेते हैं। तो अब ये 2 रेडियस बन गए, ये भी आर रेडियस है और ये भी रेडियस आर है, ठीक। नाउ इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक एंगल थीटा भी तो बन रहा है ना। मज़ीद ये कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस दोनों पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को आप एस बोलते थे, यानी आर्क बोलते थे, ठीक है। ये एक एस डिस्टेंस बनता है। अब हमने भला क्या करना है, हमने इस सर्कुलर मोशन को यहाँ पे सपोज करना है। मतलब कंसीडर करें जैसा कि ये पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है ना, आप कंसीडर करें ऐसे ये पूरे सर्कल में घूम रहा है। यानी कुछ इस तरह से कि ये जो पेंडुलम है ये यहाँ तक यानी ऐसा होता है ना कि यहाँ तक जाता है फिर वापस आ जाता है। जस्ट कंसीडर करें कि यहाँ तक जाके वापस नहीं आ रहा, ये आगे सर्कल को घूम रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल का फिर ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, सेंटर। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बेसिकली रेडियस बन रहा है ना, और ये बेसिकली इसकी लेंथ भी है। यानी अगर मैं इस रस्सी की, ये जो पेंडुलम में ये जो रस्सी होती हैं, इसकी लेंथ को एल कंसीडर करूं, तो ये इस सर्कल को इमेजिन करके सर्कल का रेडियस भी बन रहा है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस फार्मूले में, यहाँ पर ना एक फार्मूला बनता है एस इज़ इक्वल टू ये आर रेडियस और साथ में थीटा एंगल, ठीक है, ये वाला। तो अब ये फार्मूला इस सर्कल को देख के बनता है। अब मैं बच्चे यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये इसकी जो लेंथ है ना, ये इस रस्सी की लेंथ L, बेसिकली सर्कल इमेजिन करने पे वो रेडियस के बराबर आ रही है। इस फार्मूले में रेडियस R है तो मैं उसकी जगह लेंथ पुट कर सकता हूँ। सो देखें ये बन जाएगा फार्मूला S इज़ इक्वल टू R रेडियस की जगह बेटा आप L यूज़ कर लो लेंथ, और साथ में थीटा एंगल है, ठीक है। अब ये फार्मूला आ गया। एक और चीज़ समझते हैं,
इन दोनों पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम x बोलते हैं, दो पॉइंट के दरमियान, और यहाँ पर इन दो पॉइंट के दरमियान के डिस्प्लेसमेंट को s बोला हुआ है, यानी s की जगह x लिखा जा सकता है। तो s इक्वल टू x लिखा जा सकता है अगर दोनों को कंपेयर करें। सो नाउ फार्मूले में मेरे पास s है तो उसकी जगह मैं ये x लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं s की जगह x इक्वल टू l एंड थीटा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बन गया ना अब आपके पास, और ये वाला फार्मूला आपने पहले ही निकाला हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये जो थीटा आ रहा है ना, वो यहाँ से निकाल के पुट करता हूँ। तो देखें कैसे, थीटा यहाँ से निकाला जाएगा, l यानी लेंथ साथ में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, तो ये बन जाएगा x ओवर लेंथ l, और इस साइड पर थीटा बन जाएगा। ठीक है, सो अब ये थीटा का फार्मूला क्या आ गया, x ओवर l। इसको यहाँ पे यूज़ कर लें तो बच्चे ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ g, और साथ में थीटा की जगह हम लिख लेते हैं x ओवर l। ऑलराइट, अब मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना, a इज़ इक्वल टू नेगेटिव g लिखा, और ये जो l है ये g के नीचे लिख दिया, और साथ में ये जो x है ये साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है, बात सिर्फ सेम ही है, एक ही है जी। तो बच्चे ये बातें उसने यहाँ तक की हुई हैं और फाइनल ये वाला फार्मूला निकल आया। ठीक है, लेकिन उसने एक बात की कि ये जो x है ना, x ये s के इक्वल है, ये हमने भी तो रखा है, x जो है वो इस s के इक्वल हमने रखा है, लेकिन उसने आगे कंडीशन ये बताई है कि एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, 10 या उससे भी कम, 10 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो एंगल तो बच्चे हमने पहले ही छोटा लिया था, यहाँ पर जब मैंने पहले बताया था कि ये जो एंगल है ये छोटा लेना है, तो एंगल तो पहले छोटा ले लिया था। अब बच्चे इस फार्मूले को हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसकी ना आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इस फार्मूले के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इस फार्मूले में जो जी आ रहा है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी नॉर्मली वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हो। लेकिन बच्चे ये भी आपने पढ़ा था कि ये वैल्यू या जी की जो वैल्यू होती है ना, वो चेंज होती है हाइट के साथ। लेकिन अगर हम इस पेंडुलम को कहीं और लेकर ही ना जाएं तो ये जी सेम रहने वाला है। यानी अगर आप एक जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहीं पर करते रहें, तो जी उस एक पॉइंट पर तो बार बार नहीं ना चेंज होता, जी तब चेंज होता है जब आप लोकेशन चेंज करते हो, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं करनी। तो जी हमारे पास सेम यानी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जी हमारे पास कांस्टेंट हो गया। उसके बाद जी के नीचे ये जो एल है, लेंथ, ये किसकी है, इस पेंडुलम की लेंथ है। पेंडुलम की ये जो रस्सी है इसकी लेंथ को एल हमने बोला है। तो बच्चे ये भी तो सेम रहेगी ना, सेम या कांस्टेंट। कैसे ये सेम रहेगी, जो एक पेंडुलम ले लोगे तो क्या हर बार उसकी लेंथ आप मतलब उसको रस्सी को निकालोगे तो नई रस्सी की लेंथ डालोगे, नहीं, जो एक रस्सी ले ली उसकी लेंथ आप कांस्टेंट रखते हो। तो इसका मतलब जी भी कांस्टेंट हो गया, एल भी कांस्टेंट हो गया। तो इस फार्मूले में ये जी ओवर एल ये कांस्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज़ इक्वल टू, उसके बाद ये वाला नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद जी ओवर एल इज़ आ कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो ये कांस्टेंट है, और साथ एक्स बच गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ना, जैसा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, लेट्स सपोज, सो हम क्या करते हैं, ए इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में तब्दील करके यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, कोई भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और फिर साथ में बी, यानी समझ आई कि अगर आपके पास ना ये वाला प्रोपोर्शनल हो, आप इसको तब्दील करके इक्वल और कांस्टेंट बना सकते हो। तो अगर आपके पास ये इक्वल है और ये कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो आप इसकी जगह फिर उल्टा भी कर सकते हो ना, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल भी लगा सकते हो। सो वही काम करने लगे। ये बेटे एक्सेलरेशन है, मैं इस इक्वल और कांस्टेंट की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देता हूँ, और फिर है नेगेटिव ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। तो बच्चे ये रिलेशन बस निकालना था, क्योंकि ये लास्ट लॉन्ग में भी निकाला था, और इसका यही मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो नेगेटिव साइन होता है वो इसलिए होता है कि ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। बहरहाल आपने मज़ीद आगे इसी इक्वेशन से चलना है। ठीक है, इस इक्वेशन में बच्चे अगेन हम यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं, ए एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव,
बच्चे ये कांस्टेंट जो है ना वो फिज़िक्स वालों ने फ़िक्स किया हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा आपको पहले भी बताया, अब भी बताता जाऊँ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या आ गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा का स्क्वायर आ गया, और साथ में एक्स है। तो बच्चे ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब आपने इसको भी हाईलाइट कर लेना है, और ग्रीन से ही चले हाईलाइट करते हैं, ग्रीन कलर से। अब आपने क्या करना है? आपने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, एक ये वाली और एक ये वाली। दोनों में देखा जाए तो दोनों एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, उनमें ये नेगेटिव भी सेम टू सेम आ रहा है, फिर एक्स भी ऐसे सेम टू सेम आ रहा है। तो ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना, यानी इस इक्वेशन में g/L थी कांस्टेंट, और इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर है कांस्टेंट। बेटा ये भी आपस में बराबर ही होंगे। सो हम लिखते हैं g/L इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसके साथ आप ऊपर एक सेंटेंस लिखिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यानी मैंने ये कैसे निकाला है? इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करके। नाउ बच्चे मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले सकता हूँ ताकि स्क्वायर को ख़त्म कर सकूँ। तो देखें ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे ये सिर्फ ओमेगा बच जाएगा, और इस तरफ बच जाएगा अंडर रूट g/L, ये बच जाएगा, ठीक है। अब ये ओमेगा की यहाँ पर वैल्यू निकल आई। अब मैंने आपको पहले ये वैल्यू बताई हुई है कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। अब इसको यूज़ कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2πf वैल्यू होती है। और अगर मुझे यहाँ से f फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो साथ ये जो 2π है मल्टीप्लाई हो रहा, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो बच्चे ये बन जाएगा ओमेगा बाय 2π, ठीक है, इक्वल टू f यानी फ्रीक्वेंसी। तो अब बच्चे मैं इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिखता हूँ। देखिए अगर मैं ओमेगा के साथ 1 मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या बच्चे कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता। सो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस 1/2π को इकट्ठा लिख लेते हैं, यानी 1/2π, ठीक है, और साथ में डॉट ओमेगा लिख लेते हैं। तो ये निकल आई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में ओमेगा आ रहा है, और ओमेगा की आपने पहले ये वाली वैल्यू निकाली है, तो पुट कर दें, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? 1/2π, ओके, और साथ में ओमेगा है ना, ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू, दैट इज़ अंडर रूट g/L। तो बच्चे ये फ्रीक्वेंसी आ गई किसकी? सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऐसे आ गई। नाउ हमने टाइम पीरियड भी निकालना होता है। तो टाइम पीरियड आपको पता है ना, बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी। 1/फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल बोलते हैं उल्ट करने को। तो फ्रीक्वेंसी को उलट कर दो तो क्या बनेगा? टाइम पीरियड कैपिटल T बनेगा, ठीक है। सो अब हम इस फ्रीक्वेंसी को ज़रा उल्टा करते हैं तो टाइम पीरियड कैपिटल T आ जाएगा। सबसे पहले 1/2π को उल्टा करें तो 2π/1 लिखा जाएगा ना, लेकिन बच्चे बटे के नीचे तो 1 हम नहीं लिखते, तो हम 2π लिख देते हैं। और इसको उल्टा करें तो अंडर रूट g/L लिखा है ना, तो ये क्या बन जाएगा? L/g। तो ये मेरे पास क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो अब ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड निकल आए, और ये आ गई उसकी फ्रीक्वेंसी जी। तो बच्चे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 1/2π अंडर रूट g/L, और ये टाइम पीरियड है 2π अंडर रूट L/g, ठीक है। तो ये हमने दोनों चीज़ें निकाल ली। अब वो कहता है कि ये जो अबव एक्सप्रेशन है ना, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। क्योंकि इस फार्मूले में क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट लेंथ आ रहा है और वो ऊपर है, तो ये टाइम पीरियड इस स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस स्क्वायर रूट ऑफ g के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आगे कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड। अब आगे के MCQs आता है कि जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड ऑफ जो मोशन ऑफ पेंडुलम है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो डिपेंड नहीं करता किस पर? मैस के ऊपर एंड एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो मुझे बताएं कि टाइम पीरियड जो निकला है उसका फॉर्मूला क्या है? 2π अंडर रूट L/g निकला है ना। तो क्या इसमें मैस आ रहा है? नहीं। तो टाइम पीरियड मैस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। क्या एम्पलीट्यूड आ रहा है?
इस फार्मूले में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये चीज़ है कि इंडिपेंडेंट है, यानी नहीं डिपेंड कर रहा किस के पे, मैस के ऊपर और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आगे बचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और शॉर्ट भी बन सकता है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आप यूँ समझो कि दो पेंडुलम रखे हुए हैं तो आप पहले वाले को फर्स्ट पेंडुलम कह लें और दूसरे वाले को सेकंड पेंडुलम कह लें, ऐसा नहीं करना। सेकंड पेंडुलम को समझते हैं। लेट सपोज़ हमारे पास एक इस तरह का पेंडुलम है, ठीक है। चलें यहाँ से मोशन शुरू करते हैं। अगर ये पेंडुलम अपना एक ऐसे साइकिल शुरू करके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ ना, तो अगर एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो बचे 2 सेकंड के अंदर, तो फिर टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकंड। क्योंकि आपको याद है कि टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो एक साइकिल, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए लगता है। तो एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए अगर 2 सेकंड लगे हैं तो 2 सेकंड ही क्या होगा? टाइम पीरियड। ऐसा पेंडुलम बच्चे हम सेकंड पेंडुलम के नाम से रखते हैं, ठीक है। सो देखते हैं इसको। अ पेंडुलम दैट कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, यानी एक साइकिल या एक वाइब्रेशन वो मुकम्मल करेगा इन 2 सेकंड, बेटा 2 सेकंड्स के अंदर। दैट इज़, इसका क्या मतलब है कि जो उसका टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड्स है। उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड। तो हम उसको नाम देते हैं सेकंड पेंडुलम, ओके। तो सिंपल सी बात है, सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, सेकंड, ठीक है। यूजिंग सिंपल पेंडुलम टू मेजर जी। अब आपने सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करके ये जो जी है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। देखिए आपको टाइम पीरियड पेंडुलम का पता है, वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ऑलराइट। तो यहाँ से हमने ना ये वाली जो जी है नीचे वाली ये निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। स्क्वायर टी का स्क्वायर बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2 के ऊपर बाय होल के ऊपर स्क्वायर है ना, तो 2 का बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा पाई का स्क्वायर। और फिर ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे ये बच जाएगा एल ओवर जी, ओके। अब बेटा मुझे यही जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है ना, सो उस जी को मैं इस टाइम पीरियड के स्क्वायर की जगह ले जाता हूँ और टाइम पीरियड के स्क्वायर को इस जी की जगह ले जाता हूँ। तो जी इधर आ जाएगा और इस साइड पर क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू लेंथ एल ये वाली, और टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और बेटे ये हमारे पास जी का वो फार्मूला आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है।